जो पहला सवाल है वो बहुत बुनियादी सवाल है कि हम्म। आपके हिसाब से ये जो दौर है जिसमें इतना ध्रुवीकरण है और इतना मुश्किल दौर है, इसमें 5 किताबें कौन सी हैं जो हर नागरिक को पढ़नी चाहिए? अगर हिमांशु, ये 5 बड़ा आप ना भी खतरनाक, बताना चाहें जी, अगर आप 5 ना बताना चाहें तो जितनी भी बताना चाहें। जी बहुत खतरनाक सवाल है ये। और इसका जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम फिर उन्हीं उस तरह से करने लगते हैं कि कोई भी कोरोना का मरीज आया और हमने सब में जिंक लिख दिया, आइवरमेक्टिन लिख दिया। जी तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूर है कि इस दौर को आप कई तरीके से समझें। और जी बहुत जरूरी है कि जैसे मैं बता सकता हूँ कि ये किताब है, ये रेवती की किताब जी है, एनाटॉमी ऑफ हेट। अब रेवती ने इस किताब को लिखा है उन हिंसा में शामिल लोगों के साथ समय बिता, उनके पक्ष को जानते हुए कि उनकी उनके दिलो दिमाग में वो कौन सी बातें हैं जो हिंसा तक ले जाती हैं। तो इस जी किताब को पढ़ते हुए आप हिंसा करने वाले को समझते हैं। ये वो किताब है, रोहित डे की किताब है। हम अब तक काफी पढ़ते हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया और संविधान सभा की बहसों को पढ़ते हैं, जी लेकिन ये किताब आपको बताती है कि संविधान जब लागू हो गया तो गरीब से गरीब लोगों ने किस तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, जबकि उन्हें हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन जी तब भी वो सहारनपुर से चलकर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। मुंबई में शराबबंदी के नाम पर कोई 1 लाख से अधिक लोग अरेस्ट हो गए थे, तो एक पारसी पत्रकार केस लड़ते हैं। तो पता चलता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल, कानून के अधिकारों का इस्तेमाल अमेरिका में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हमसे कई साल दशक से पहले से था, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। जी ये लेकिन फिर भी यही वो किताब काफी नहीं है। ये जी यास्मीन खान की किताब है जो विभाजन के बारे में बताती है, वो आपको पढ़ना चाहिए। जी ये जो मिथ ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर, पूरी दुनिया मजबूत नेता की बोगस अवधारणा से परेशान है। जी और जहां जहां भी मजबूत नेता आए हैं वहां वहां कबाड़ हुआ है। तो ये प्रोफेसर साहब हैं जो मजबूत नेताओं के बनाए गए कबाड़ों का अध्ययन करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको पता वाह चलेगा। वाह वाह। ये किताब मैं चाहूंगा कि हर कोई पढ़े, स्टोरी ऑफ स्टफ, कि हम आम दिनों में, दिनचर्या में किस तरह से कचरा पैदा करते हैं। और ये जो लेखिका हैं वो दुनिया के कई देशों में गई हैं, रही हैं, और देखा है उन्होंने आपके घर में रह के कि आपने किस तरह से हर दिन फालतू के कचरे पैदा किए हैं। तो एक ये किताब है। जी ये मैं कह सकता हूँ कि बलात्कार के मामलों को समझने के लिए, कानूनी मामलों को समझने के लिए, ये किसकी किताब है? प्रतीक्षा बख्शी की किताब है। तो जी ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसका इस क्या तरह नाम है से सर, तुम इसका नाम बता दें? पब्लिक सीक्रेट्स ऑफ लॉ है, काफी मेहनत से लिखी गई किताब है। जी मतलब पत्रकारों को जरूर पढ़ना चाहिए कि अगर आप बलात्कार के केस को कवर कर रहे हैं तो किस तरह की जी चालाकियां होती हैं, आपकी संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए, आपके सवाल ना पूछे जाने वाले कौन से सवाल होने चाहिए। तो ये ज्यादा जरूरी है। एक किताब और है जो जी अभी मेरे पास नहीं है, नारीवाद वाली, सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, निवेदिता मेनन की। तो उसे उन सभी पुरुषों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कभी नहीं बदलना है। अगर उन्हें लगे कि हाँ ये वो किताब है जो मेरे पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं बदल सकती है, तो निवेदिता मेनन वाली वो किताब पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें जी पता चल जाए कि वो किस चीज को कभी भी नहीं बदलना चाहते। जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आपने बहुत कम वक्त में बहुत ही पुख्तगी के साथ पांच पांच से ज्यादा ही बता दी और बहुत अलग अलग तरह की किताबें जो जरूरी हैं वो बताई। अगला सवाल सर मेरा ये है कि अ, कोई एक ऐसा लेखक, या एक नहीं तो 2 या 3, जो भी आप बताना चाहें, कोई ऐसा लेखक जिसके पीछे आप पागल रहे हो या दीवाने से रहे हो, और इस दीवानगी की कोई मिसाल अगर बता सकें कि जिसको आपने बहुत फॉलो किया हो, जिस लेखक को। नहीं, इस तरह का मैं पाठक नहीं बन सका कि किसी एक लेखक की सारी रचनाओं को पढूं या खोजता रहूं। उसका कारण ये था कि अफसोस होता है कि जिंदगी के बहुत लंबे वक्त में अलग अलग किताबों को नहीं पढ़ा। नौकरी में आने के लगभग 10-12 साल मैंने यूं ही बर्बाद कर दिए, काश मैं पढ़ा होता। लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वो लेखक मुझे क्या क्या सिखा रहा है। जैसे मैं ये एलिस अल्बिनिया की किताब है, ये जी एम्पायर्स ऑफ द इंडस। तो हम सब उस कश्मीर वाले खित्ते के बारे में जानना चाहते हैं, उस इलाके में सिंधु नदी, लद्दाख के बारे में जानना चाहते हैं, और फिर उस तरफ से पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये बेहतरीन किताब है। जी लेकिन कई बार आप, क्या होता है हिमांशु की, किताब कुछ भी पढ़ते हैं,
फिर एक किताब एक कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं कि इससे मिलती जुलती परिस्थितियों की कौन सी किताब। तो मैं एक और किताब बता सकता हूँ कि ये उत्तर हिमालय चरित्र जो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, ये प्रबोध कुमार सान्याल की शानदार है। मतलब क्या बेहतरीन किताब है कि उस वक्त आप 40 के पहले के क्या कश्मीर के बारे में, उसके समाज के बारे में, बंगाल से एक पर्यटक और पत्रकार, काफी बड़े पत्रकार थे, वो जाते हैं और सामरिक दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण चीजों को बता रहे हैं। फिर आप एक नई किताब आई है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, इंडिया एंड द सिल्क रोड। ये सब भी वही एक इलाका है जो मेरी सूची में है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसमें वंदना राग की किताब है विषाद जुगनू, मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैं इस तरह की चीजें एक साथ जमा करके पढ़ता हूँ, बहुत लोगों से बहुत चीजें सीखता हूँ। जैसे अभी प्रेमचंद को तो पढ़ते रहे, हालांकि मैंने सारी रचनाएं उनकी नहीं पढ़ी है, लेकिन अपूर्वानंद की ये किताब प्रेमचंद को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, और इसकी हेडिंग बहुत सुंदर है, यह प्रेमचंद्र है, इतनी ठसक है ना इसमें, और ठाठ है, जैसे किसी के आगमन की एक आमद की सूचना है कि यह प्रेमचंद। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं जबान फिसल गई, यह प्रेमचंद है। तो बहुत ही सुंदर ये किताब है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग समय में अलग अलग लोग, लेखक बहुत अच्छे लगते हैं। एक का बताना थोड़ा ठीक नहीं है, फिर वही है कि सब में जिंक लिख दो, आइवरमेक्टिन लिख दो, आइवरमेक्टिन लिख दो और विटामिन लिख दो, वो मैं नहीं करना चाहता। नहीं, वो ये सवाल से मुराद ये थी कि कोई एक दो लोग होते हैं जिनका असर आप पर रहता है, जैसे अमृतलाल नागर ने बहुत हमें मुतासिर किया, या कृष्ण चंद्र ने बहुत किया, उस तरह से। हाँ, इस तरह से कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आया तो मैं इतिहास का ही विद्यार्थी था, तो रूसी इतिहास की किताब थी अलखनोव की, और एक इतिहासकार के रूप में उनके लिखने की शैली पहली बार किसी भी लेखक की शैली के रूप में वो मुझे प्रभावित करती है। अलखनोव जो है वो बहुत ही साधारण और बहुत ही छोटे छोटे शब्दों, बहुत ही छोटे वाक्य बनाते हैं, 3-4 शब्द के एक वाक्य में उनकी हिस्ट्री की लाइन खत्म हो जाती है। तो पहली बार उससे आत्मविश्वास आया कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अभी मैं अम्बर्तो इको को पढ़ रहा हूँ, ये मदन सोनी जी ने अनुवाद किया है, काफी बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, और ये अंग्रेजी में भी बहुत मुश्किल किताब होगी, तो मैं समझ रहा हूँ कि अनुवादक के पसीने छूट गए हैं, तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ, इसको पढ़ते समय कि इसकी भाषा क्या है। इस तरह से कोई एक नहीं है, जैसे अमिताभ कुमार का लिखना पसंद आता है, क्योंकि वो एक अलग तरह के अनुशासित लेखक हैं, और पूरे विधा के संयोजन में लिखते हैं, अनुशासन से लिखते हैं, और अभ्यास से लिखने वाले लेखक हैं। तो अलग अलग समय कम लोगों को पढ़ा है, बहुत लोगों को नहीं पढ़ा हूँ, ये भी है, नाम सुना हूँ लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पढ़ा हूँ। तो ऐसा ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैं मार्क्सिस्ट की एक लाइन नहीं पढ़ी है, मैंने बहुत बड़े बड़े लेखकों को एक बार भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आंख का दरिया पढ़ा था कुरैतुल एंड हैदर की, तो लगा था कि हाँ, कोई मुझे काफी, मैं शूट के दौरान पढ़ा करता था, तो ऐसा लगता था कि जो जिस्म है वो ड्राइविंग सीट के बगल में है, लेकिन मैं कहीं और हूँ, और एक घोड़े पर बैठा हुआ हूँ, और कई युगों को पार करता हुआ और कई शहरों को पार करता हुआ उस हिंदुस्तान को देख रहा हूँ। तो अलग अलग समय में जादू हो जाता है।